ईरान के साथ जंग तो छिड़ गई है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो जंग के मैदान पर नहीं हो रही है, वो हो रही है सत्ता के गलियारों में। प्रशासन के अंदर से ही एक ऐसे इस्तीफे की खबर आई है जिसने सारी कहानी को पलट कर रख दिया है। और ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं है, ये बयान है जो केंट का, जो देश के सबसे बड़े आतंकवाद रोधी अधिकारी थे। और ये एक ऐसा धमाकेदार आरोप है जो इस जंग की पूरी बुनियाद पर ही सवालिया निशान लगा देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कोई इतना बड़ा अधिकारी युद्ध के बीचों बीच ऐसा बयान देकर अपना पद क्यों छोड़ेगा? इसका जवाब समझने के लिए हमें इस जंग की शुरुआत की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देखना होगा। चलिए, सबसे पहले सरकार की ऑफिशियल कहानी देखते हैं कि ये जंग एक आसन्न खतरे को टालने के लिए जरूरी थी। व्हाइट हाउस का तर्क देखिए, बड़ा सीधा सा था। ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से बस कुछ ही हफ्ते दूर था और उनके मुताबिक मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। कुछ ही महीने पहले यही सरकार ये दावा कर रही थी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो धूल में मिला दिया गया है। तो सवाल ये है कि जो प्रोग्राम कुछ महीने पहले धूल बन चुका था, वो अचानक से कुछ ही हफ्तों में इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? अब ये जो कहानी बदल रही है, इसका असर सिर्फ देश के अंदर नहीं पड़ रहा। इसने अमेरिका और उसके सबसे करीबी सहयोगियों के बीच भी एक गहरी खाई पैदा कर दी है। राष्ट्रपति ने भी अपनी नाराजगी बिल्कुल नहीं छिपाई है। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो के बड़े सहयोगियों की खुलेआम आलोचना की है कि वो इस मिलिट्री ऑपरेशन में साथ क्यों नहीं दे रहे। और सहयोगियों का ये जो तर्क है, वो नेटो की एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत यानी आर्टिकल 5 पर टिका है। इसका मतलब सीधा है, एक पर हमला सब पर हमला। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ तब लागू होता है जब किसी पर हमला हुआ हो, यानी डिफेंस के लिए। क्योंकि इस मामले में अमेरिका और इजराइल ने पहला हमला किया, इसलिए सहयोगियों का कहना है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब कूटनीतिक तनाव से हटकर इस जंग के कुछ बहुत ही गंभीर आर्थिक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं, और ये सब एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते पर आकर टिक गया है। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को ही बंद कर दिया है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, पूरी दुनिया का 20% तेल, यानी हर 5 में से 1 बैरल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। और इसके बंद होने का असर तुरंत और पूरी दुनिया पर पड़ा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाड़ी देशों तक खाना और दवाइयां पहुंचाने वाली सप्लाई लाइनें कट चुकी हैं। और तो और, ईरान ने इस पूरे रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो एक तरफ ये आर्थिक जंग चल रही है, और दूसरी तरफ असल जंग भी अब और तेज हो गई है। अब बात सिर्फ सेनाओं की नहीं रही, अब बड़े बड़े नेताओं को सीधे निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में आग भड़कने का खतरा है। लारेजानी जैसे बड़े ईरानी नेताओं की हत्या, ये एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। हाँ, इससे ईरान का नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है, लेकिन ये उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा भी सकता है, जिससे ये लड़ाई एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था, जो केंट के इस्तीफे ने जो सवाल खड़ा किया है कि आखिर ये जंग हो क्यों रही है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो कह रहा है कि ये पूरी जंग एक झूठ पर खड़ी है, जो बाहरी दबाव में शुरू की गई, और दूसरी तरफ वही सरकार है जिसने उसे नौकरी पर रखा था और जो ये जोर देकर कह रही है कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। अब इन आरोपों का जवाब देने के बजाय राष्ट्रपति ने सीधा आरोप लगाने वाले पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने अपने ही पूर्व आतंकवाद रोधी प्रमुख को सुरक्षा के मामले में कमजोर बताकर खारिज कर दिया है। लेकिन इस बात से एक और सवाल खड़ा होता है ना, अगर राष्ट्रपति को लगता था कि केंट सुरक्षा पर कमजोर हैं, तो फिर सिर्फ 13 महीने पहले ही उन्हें देश के इतने बड़े और अहम पद पर क्यों बिठाया था? और आखिर में हम इसी एक बड़े और कह सकते हैं कि खतरनाक सवाल के साथ रह जाते हैं, जब सरकार का अपना ही टॉप काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर खुलेआम ये कह दे कि जंग की वजह ही झूठी है। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसे संघर्ष में जिसके इतने गंभीर आर्थिक और सैन्य परिणाम हो रहे हैं, इस खुलासे का देश और पूरी दुनिया के लिए क्या अंजाम हो सकता है?